गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को अभिनंदन वंदन। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो फ़िलहाल जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 इस प्रकार से जो एक कोर्स करवाया जाता है, जो फ़िलहाल चल रहा है योगा टीचर और एवेलेटर का, जो मूल्यांकन करता होता है। तो उससे पहले इंस्ट्रक्टर का था लेवल 2, उससे पहले लेवल 1 था। तो इसमें क्या बताया जाता है, थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या है कि पहले ये देखा जाता है कि मतलब जो साधक है वो मैट जो लगाता है, अपना जो आसन लगाता है, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। वैसे नहीं चाहिए तो सिर्फ कैमरे के सामने होनी चाहिए, तिरछी ऐसे लगाएं ताकि मतलब उसका पूरा वो दिखाई दे। साथ में उनके क्या पास में क्या है कि आधार कार्ड और अपने इनरोलमेंट नंबर होने चाहिए और उनकी जीरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। उसकी आवाज़ है वो संतुष्टिपूर्ण हो, मतलब स्पष्ट हो, और वातावरण है वो शांत हो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। फिर व्यक्ति को क्या है कि अध्यात्म आसन, जो मेडिटेटिव आसन होता है, जैसे आसन 3 प्रकार के होते हैं, मेडिटेटिव, संवर्धनात्मक और शिथिलीकरण। तो इसमें ध्यानात्मक आसन में बैठे और जब एग्जामिनर कहता है कि आप एक प्रार्थना के बारे में एक्सप्लेन करें, तो अपने आसन में मेडिटेटिव आसन है उसमें बैठें और 3 बार ओम चैंटिंग करके और फिर अपना इस प्रार्थना के बारे में पहले एक्सप्लेन करें और फिर प्रार्थना बताएं, या फिर जो भी जिसके अनुसार वो पूछ रहे हैं वैसे बताना है। 3 बार ओम चैंटिंग करके सबसे पहले क्या करना होता है, सभी को नमस्कार करना होता है, अभिवादन करना होता है। फिर ओम शब्द कहना होता है और फिर ये कहना होता है कि मैं अब मेरा विषय है प्रार्थना। तो आज हम ओम चैंटिंग 3 बार ओम चैंटिंग करके अपने आसन पर स्थिर रूप से बैठेंगे और आसन को अच्छे से सामने करेंगे और अब 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। तो ओम चैंटिंग करने के बाद में फिर अपनी प्रार्थना बोलेंगे। जैसे कोई भी प्रार्थना बोल सकते हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनसि जानीतं देवा भवं यथा पूर्वे संजानानां उपास्यते फिर बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को, जैसे मैं अभी मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए प्रार्थना की मुद्रा में नहीं हूँ, प्रार्थना की मुद्रा में होना होता है हाथ जोड़ के, और फिर ये प्रार्थना बोलनी होती है। इसका जब जो एग्जामिनर जो आपसे करवाए कि मतलब आप इसका अनुवाद करें, इसका अर्थ बताएं, तो इसका अर्थ है कि हम सब एक साथ चलें और हम सब मिलकर बोलें, ज्ञानी बने और अपने कर्तव्य का पालन ऐसे करें जैसे हमारे ऋषि और हमारे पूर्वज करते थे, उस तरह करें। फिर शांति शांति शांति, इस प्रकार से उसको बताएं। फिर क्या है कि कोर्स के अनुसार उसमें क्या है कि एग्जामिनर आपको पूछेगा कि आप सूक्ष्म क्रियाएं करवाएं, कोर्स के अनुसार करवाएं। तो इसमें सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, उसके अनुसार आपको
ये सूक्ष्म क्रियाएं बतानी होंगी। जो इससे अपना जो योगा टीचर है और ये एवेलेटर है, इसमें क्या है कि सिर्फ 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हुई है। एक तो गिरवाचालन, 4 प्रकार की गिरवाचालन है, वो करें। उसके बाद में भुजबली क्रिया है, एक रूप बताया उसका, उसको करें। जैसे ऊपर हाथ उठा करके नीचे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे करें। और गिरवाचालन जैसे आगे पीछे, साइड बाइड, इधर गोल गोल, इस प्रकार से 3-4 प्रकार से करें। और इसमें मतलब जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसका क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बताएं। जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो आगे झुकने वाला गिरवाचालन है, वो न करें। और गोल गोल घूमते हैं, उसमें अर्धचंद्राकार वो करें। उसके बाद में आता है, उसने इस कोर्स में दे रखा है कि जंगा शक्ति विकासक क्रिया। तो जंगा शक्ति विकासक क्रिया में पहला जो रूप दे रखा है वो बताया है। वैसे इसमें सूक्ष्म क्रियाओं में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, उसने 48 सूक्ष्म क्रियाएँ दे रखी हैं। उसमें उन्होंने 3 प्रकार की क्रियाओं को इसमें दे रखा है, ये बताया है। तो जंगा शक्ति विकासक क्रिया जैसे मतलब अपना दोनों हाथ ऊपर जाएंगे तो हमारे पैर खुलेंगे, और फिर पैर बंद होंगे तो दोनों हाथ नीचे आएंगे, ऐसे करके करते हैं ना। और फिर आपको अगर मान लो जब एग्जामिनर आपको पूछता है, इसे माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट बोलते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, तो उसको बोलते हैं इसके बारे में इसका अर्थ बताइए। तो वो मोमेंट जो छोटे छोटे मोमेंट जिनसे सर्कुलेशन बढ़े, हमारे शरीर का सर्कुलेशन बढ़े, थोड़े छोटे अंगों का सर्कुलेशन बढ़े, उसे हम सूक्ष्म सर्कुलेट सिस्टम, सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में आता है, मतलब आपको पूछता है जब एग्जामिनर कोई भी, जिसे सब प्रकार की नहीं पूछेगा, एग्जामिनर सब प्रकार की चीज़ें नहीं, कोई भी एक चीज़ पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताना होगा। और जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं, उसके जो गुरु थे वो महर्षि कार्तिकेय थे, उनकी देन है जो इन्होंने अपने इस 48 सूक्ष्म क्रियाओं को ईजाद किया और सबके सामने प्रस्तुत किया, और आज ये चीज़ चल रही है। उसके बाद में आता है स्थूल क्रियाएं, मैक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट। तो इसमें इन्होंने 5 क्रियाएं दी हैं, जिसमें हमारे इस कोर्स में रखा है। एक तो हृदय गति, जिसे इंजन दौड़ बोलते हैं जिसे, और एक है सर्वांग पुष्टि। मतलब ये ऐसी, जिसे मतलब आपको ये पूछ ले भी, मतलब कितने प्रकार के कौन से आसन इसमें रखे हैं। और इससे अपने जो 5 हैं, इन्होंने 5 बताए हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने। जो स्थूल व्यायाम है वो जिसमें इस कोर्स में जैसे ये योगा टीचर है और ये एवेलेटर है जो मूल्यांकन करता है, इसमें मतलब ये 2 ही रखे हैं। एक तो हृदय गति, इंजन दौड़, और एक है सर्वांग पुष्टि, जो मैं आगे जब भी मतलब वीडियो डालूँगी तो इसमें आपको इस दोनों का जो ये करके दिखाऊंगी, लेकिन आज इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। फिर इसके बारे में वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये मैक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट किसे कहते हैं। तो वो सारे शरीर के मूवमेंट है, जिससे पूरा शरीर है वो प्रभावित होता है, पूरे शरीर है वो बहुत सारा भाग है वो प्रभावित होता है, उसे हम मैक्रो सर्कुलेशन मूवमेंट कहते हैं। फिर आपको सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप, सूर्य नमस्कार के बारे में पूछ सकते हैं। ये पूछते हैं तो इसमें कितने स्टेप होते हैं,
या इसमें कितने आसन होते हैं, कितने आसनों की रिपीटेशन होती है, कितने आसन ऐसे हैं जिसकी रिपीटेशन नहीं होती है, ये पूछा जा सकता है। तो 12 स्टेप होते हैं, 7 आसन होते हैं जिसकी रिपीटेशन होती है, और 2 आसन ऐसे होते हैं, भुजंग आसन और अष्टांग नमस्कार, तो इसकी वो नहीं होती है, इसकी रिपीटेशन नहीं होती है। और आपको सूर्य नमस्कार है तो मंत्रों के साथ करवा करके भी दिखाया जा सकता है, जैसे ओम मित्राय नमः है, ओम रवये नमः है, ओम सूर्याय नमः है, ओम भान्वे नमः है, ओम खगाय नमः है, ओम कृष्णे नमः है, ओम हरिणगर्भाय नमः है, ओम मरीचय नमः है, ओम आदित्याय नमः है, ओम सावित्रे नमः है, ओम अर्काय नमः है, ओम भास्कराय नमः है। इस प्रकार से आपसे ये मंत्र बोल करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मंत्र बोल करके और इसके जो सूर्य नमस्कार हैं इसके स्टेप को करिए, तो वो आपको बताना होता है। और इसके लाभ भी पूछ सकते हैं, इसकी हानियाँ भी पूछ सकते हैं, इसके निषेध भी पूछ सकते हैं, इसके बचाव भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको बताना है। जैसे इससे क्या होता है, सकारात्मकता आती है, ऊर्जा मिलती है, विकार ख़त्म होते हैं, शरीर स्ट्रेचेबल बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और चक्रों में इसके सभी जो 7-8 चक्र हैं, वैसे 6 चक्र बोले गए हैं इसके माध्यम से, और कभी 7 चक्र भी बताए गए हैं, कोई 8 चक्र भी बताए गए हैं। तो अलग अलग चक्रों के बारे में भी आपको मैं कभी बताऊंगी कि 7 कौन से हैं, 8 कौन से हैं, और 9, और कई जैसे उपनिषद ऐसे हैं उसमें 9 चक्रों की चर्चा भी की गई है। तो इस प्रकार से इस चक्रों के बारे में जब भी मैं आपको अलग अलग, जैसे अभी तो नहीं, जैसे मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको, ताकि मैं बाद में बताऊँगी कभी, जैसे मतलब इस सब चीज़ों के बारे में। और फिर आपको मतलब जो मंत्र जब हम इसमें बोलते हैं तो इससे चेतना जागृत होती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे, और लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। इस प्रकार से आप इसमें लाभ बता सकते हैं। फिर आता है आसनों के बारे में। तो आसनों में खड़े होकर के आसन हैं, बहुत सारे आसन हैं, जैसे वृक्षासन है, ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, और अर्धचंद्रासन है, और कटे चक्रासन है। इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो आसन है इसमें कोई भी करा सकते हैं आपसे। जैसे ताड़ासन है, इसे ताड़ासन से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जैसे सीधा अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए इंटरलोक करें, फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ करें और एड़ियों को ऊपर उठाएं। इस प्रकार से ताड़ासन, और उसके बारे में पूछ सकते हैं ये कि इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है, इसके क्या बचाव है, इसकी क्या सावधानियाँ हैं, तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रिवेंशन और सब प्रकार के इससे पूछे जा सकते हैं। तो वो बताना होगा, वृक्षासन का बताना होगा अगर वृक्षासन पूछ ले तो। और उसके काउंटर पोज भी बताने होते हैं, वो काउंटर पोज भी पूछ लिए जाते हैं, वो करना होते हैं। जब बताते हैं तो आपको काउंटर पोज अगर आपको करने के लिए किया जाता है, कहा जाता है, तो आप काउंटर पोज भी करें साथ में। बैठकर करने वाले में जैसे मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, जो शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बैक बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है, बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताना होता है, वो भी इसके साथ में बताएं, और वो पूछ सकते भी हैं इसे। फिर उस आसन के बारे में पूछ सकते हैं कि ये बैक बेंडिंग का जो आसन है तो आप इसमें बताएं। बैक बेंडिंग का आसन है, इसमें कमर लचीली बनती है और बेली फैट कम होता है, हार्ट के लिए ये ठीक, और सर्वाइकल के लिए भी ये ठीक है। और इसका काउंटर पोज है वो शशांक आसन है। इसकी कमर के बेल लेट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कमर के बेल लेट करके जब आप पूछते तो इसमें क्या है कि हलासन है, जो फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है। इससे पेट का फैट भी कम होता है, और इसमें लो ब्लड प्रेशर में भी ये सहायक होता है। और इसमें इसका जो काउंटर पोज है वो सरल मत्स्यासन है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे सीधा
बैठते हैं और फिर अपनी गर्दन को पीछे ऐसे करके और अपनी छाती चेस्ट भाग को ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार से सरल मत्स्यासन किया जाता है। इसको काउंटर पोज है। और फिर इसका कॉन्ट्राडिकेशन, जैसे इसको क्या है कि जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल इसे काउंटर पोज तो आपको मैंने बता दिया। और इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है इसे क्या लाभ होता है, इसे क्या कहानी होती है, इसे क्या बचाव है, इसके बारे में कैसे किया जाता है। तो फिर आपको मतलब पेट के बल के जो आसन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पेट के बल जब हम कहते भुजंगासन आपसे करवाया जा सकता है, या इसके बारे में पूछा जा सकता है मतलब इसका कैसे ये किया जाता है, या फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करें, ये पूछा जा सकता है। और इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। कमर दर्द में ये बहुत ही रामबाण का काम करता है, वरदान सिद्ध है। हर्निया की प्रॉब्लम है और अल्सर के जो प्रोडक्ट हैं उसमें ये मतलब ये निषेध है। इस प्रकार से आपको इससे किया जा सकता है। फिर आपसे शल्वासन के बारे में भी आज पूछा जा सकता है, या आपके बारे ये सर्पासन के बारे में भी पूछा जा सकता है। शल्वासन ये कई प्रकार के पोज हम कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और कोई जैसे आपको क्या है कि एडवांस पोज करने के लिए भी बोला जा सकता है कि कोई एडवांस पोज है आप करें, उसके सूक्ष्म मूवमेंट जरूर करें। उसके पहले से एडवांस पोज करते हैं तो उसके बारे में पहले सूक्ष्म पोज हैं उसको करके बताएं, उसको स्ट्रेचेबल बनाएं। शरीर को स्ट्रेचेबल बनाने के बाद में उसको क्या है कि जैसे हम एडवांस पोज जब करते हैं तो उसको 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करना होता है। तो उसके जैसे लाभ भी बताने होते हैं। हानियाँ भी बतानी होती है, उसके बचाव भी बताने होते हैं। और इसका कॉन्ट्राडिकेशन पोज कौन सा है, इसका काउंटर पोज कौन सा है, इसके कॉन्ट्राडिकेशन कौन से हैं, तो इस प्रकार से भी आपको बताना होता है। फिर आपको मतलब इसमें चैप्टर रखा है मुद्रा के बारे में रखा है, तो मुद्रा के बारे में आपको बताना है। इसमें महामुद्रा है, तो महामुद्रा है घेरण संहिता के अनुसार आपको बताना होता है। और इसमें मतलब महामुद्रा से मतलब क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे वही बताने हैं जो मतलब घेरण संहिता में, जैसे मतलब जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, और शरीर में मतलब शरीर बैलेंस में आता है, और व्यक्ति शरीर स्ट्रेचेबल महसूस करता है, और अपना शरीर को बैलेंस बना रहता है। इसे इस प्रकार से इसके बारे में कुछ बताएं। और ये किस प्रकार से जैसे किया जाता गया है, जैसे मतलब एक पैर सीधा रखेंगे, एक पैर है अपने जन्मांग क्षेत्र है उस पर लगाएंगे, और दोनों वो सीधा पैर है उसमें दोनों हाथ है उनसे पकड़ेंगे, और फिर अपनी गर्दन है वो थोड़ी सी ऊपर ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, और फिर उड़ियान बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे, और श्वास भरेंगे और श्वास को रोकेंगे, और सांभवी मुद्रा लगा करके श्वास को रोकेंगे, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे, और फिर धीरे धीरे अपने बंद भी खोल देंगे। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। फिर बंद के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, बंदों की भी, जैसे मूल बंद है, उड़ियान बंद है, जालंधर बंद, इन तीनों बंदों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए जालंधर बंद पूछा जाएगा, और जो पुरुष हैं उसको क्या है उड़ियान बंद के बारे में पूछा जा सकता है, कि महिलाएं जैसे मतलब अपना कपड़ा ऊपर जंपर है ऊपर नहीं कर सकती, नहीं, इसलिए जालंधर बंद के बारे में जैसे
लगा करके ऐसे किया जाता है। अपने श्वास को रोक करके ऐसे ठोड़ी को कंठमूल में लगाया जाता है। और ये उड़ियान बंद है, वो अपने नाभि भाग के जो क्षेत्र है पेट को, अपने नाभि भाग को अंदर की तरफ सिकोड़ करके और अपने रीढ़ मूल तक लगाया जा सकता है। इस उड़ियान बंद ये है। और मूल बंद अपने रेक्टस एनस है उसको खींच के रखा जा सकता है और रखते हैं। और जैसे अपने निष्कासित अंग है उसको खींच के ऊपर की तरफ रखना। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब ये क्या है, इसका एक्सप्लेन करें और किस प्रकार से ये किया जा सकता है। और फिर आपको प्राणायाम के बारे में पूछा जा सकता है, शीतल प्राणायाम के बारे में पूछा जा सकता है। और भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं, जैसे भ्रामरी है, ऊंचाई है और अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, नाड़ी शुद्धि है। इस सब प्रकार की क्रिया करवा करके आपसे देखी जा सकती है और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करवाया जा सकता है। और इससे जैसे प्राणायाम क्या है, इसके कितने प्रकार का होता है, तो वैसे देखिए तो ये पूरे मतलब किस इसको कितनी प्रकार से जैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये पूरक है, रेचक है और कुंभक है। जैसे मतलब श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना, श्वास को रोक के रखना। जैसे पतंजलि ने भी 4 प्रकार के कुंभक बताए हैं। और जैसे और हिरण सीता में 8 प्रकार के हैं, प्रक्रिया में भी 8 प्रकार के हैं, रत्नावली में 9 प्रकार के हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इसे आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसमें ज़्यादातर कुंभक 2 ही प्रकार के होते हैं, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है और इसके कुंभक क्या चीज़ होती है और बाह्य कुंभक क्या है और आंतरिक कुंभक क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा कुंभक है, जैसे बाह्य कुंभक इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें बहुत ही जैसे श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक के रखना। फिर भ्रामरी के बारे में पूछा जा सकता है। भ्रामरी जैसे षणमुखी मुद्रा में उसे करवा के बताना होता है। इससे इसके लाभ है, इसके हानि, और इसको किस प्रकार से कैसे आसन करके किस प्रकार से बैठ करके कैसे किया जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है। जैसे षणमुखी में किया जा सकता है इसको। फिर आपको ध्यान के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान किस प्रकार से है। जैसे मैंने पीछे वीडियो में मेरा बताया था, आपको ध्यान के बारे में पूछा जा सकता है, किस प्रकार से बैठना करना है, किस प्रकार को इसको एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं, किसके लाभ हैं, किसकी इस कहानियाँ हैं। और फिर इसको आपको अंतर्मौन के बारे में पूछा जा सकता है। अंतर्मौन में मैं जैसे आपको बताया था कि पहले आसपास के वातावरण को देखें, आसन अच्छी तरह से अच्छी जगह पर आसन लगाएं, वातावरण को देखें, आवाज़ों को सुनें, फिर अपने विचारों को डालें, फिर विचारों को धीरे धीरे छोड़ें, फिर विचारों को निर्विचार पे आएँ, निर्विचार में शून्यता पे आएँ। इस प्रकार से अपने ओम का फिर चैंटिंग करें, ओम पर ध्यान दें। इस प्रकार से अंतर्मौन के बारे में आपको मैंने बताया था। इस प्रकार से इसको करें, इसके बारे में इससे भी बताया रखा है। फिर आपको षटकर्म क्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो षटकर्म में जैसे हठ रत्नावली, हठ प्रतिभी, ज़्यादातर हठ प्रतिभिका और हरण सेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये मतलब कौन कौन से हैं? धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। इस प्रकार के ये षट क्रम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसका थोड़ा जैसे हठ प्रतिभिका में थोड़ा चेंजिंग है, जैसे त्राटक पहले है और नोली बाद में दिया गया है। इस प्रकार से इस सब कुछ आपको उसको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। धोती कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की होती है। और वैसे देखें तो 5 प्रकार की होती है, और वैसे इसके सभी रूप देखें, पाँचों के सभी रूप देखें तो 13 प्रकार की होती है। तो जैसे इसमें पहले अंतर धोती, फिर दंत धोती, फिर दंड धोती और दंतमूल धोती, फिर मूल शोधन। इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। और किस प्रकार ये कौन कौन सी कितने प्रकार की कैसे कैसे हैं ये, जैसे अंत धोती कितनी है, तो वातसार, वारीसार, अग्निसार और बृहस्कृत
और जैसे दंत धोती है तो दंत धोती है, कर्णमूल धोती, जिह्वामूल धोती। कर्णमूल 2 प्रकार की होती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से तो दंड धोती है तो वो 3 प्रकार की होती है। और मूल शोधन है वो 1 प्रकार का होता है, जो अपनी अंगुली में थोड़ा बहुत घी लगा के अपने जो रेक्टेक्स एनस है उसमें लगा करके इस प्रकार से गोल गोल घुमाया जाता है, ये मूल शोधन है। और फिर नीति के बारे में पूछा जा सकता है, तो नीति के बाद से जल नीति तो करवाई नहीं जाती। जल नीति वैसे मैं कर सकती हूँ। जल नीति जैसे जो आपको सुर चल रहा है, जैसे वो जो सुर चल रहा है उससे एक जल नीति लोटा होता है, और उसमें जल जैसे गुनगुना पानी रखते हैं, और उस गुनगुना पानी उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक रखते हैं। और इसमें सेंधा नमक रखने का मतलब होता है उसे आइसोटोनिक बनाने के लिए उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे जो सुर चल रहा है उससे पानी से नाक से पानी पिया जाता है, दूसरी नाक से निकाला जाता है, और फिर दूसरी नाक से पानी पिया जाता है, उससे जो नाक से पहले पिया था उससे निकाला जाता है। जैसे बाईं से पिए तो दाएं से पिए तो बाईं से निकालें, इस प्रकार से निकाला जाता है। लास्ट में अपने सिर को पीछे कर करके और पूरे जैसे पीछे करेंगे तो पूरे नाक में जो पानी है वो ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो पूरा नीचे आ जाता है। फिर वो लास्ट में उसे कपालभाति करके उसे छोड़ा जाता है, उसे कपालभाति करके उसको छोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये जल नीति के बारे में। लेकिन जल नीति के बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, सूत्र नीति के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। सूत्र नीति का जो धागा कितना 8 इंच का होता है, और मतलब उसको जैसे जो भी नाक है दाईं नाक से उसे डाला जाता है, और उसे नाक को धीरे धीरे डाल करके मुँह से 2 अंगुलियों से जैसे इंडेक्स फिंगर और अंगुलियों से करके अंदर से निकाल करके और उसको ऊपर नीचे खींचा जाता है दोनों हाथों से। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। और उसकी मोटाई मतलब क्या कितनी होती है? लंबाई 8 इंच होती है, और मोटाई मतलब थोड़ी सी जैसे अपनी नाक के अनुसार होती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के जो नाक के सुर होते हैं वो मोटे पतले होते हैं, उसके अनुसार उसे काम में ले जाती है। और धोती का जो वस्त्र है, जैसे दंड धोती है उसमें जो वस्त्र है, एक तो जैसे मतलब दंड धोती वैसे कि केले के जो डंठल होता है उससे भी किया जाता है। और एक वस्त्र धोती है जो उसका क्या है कि 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, एकदम से सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और लंबा मतलब 22 फीट होना चाहिए। और उसमें एक गुनगुना पानी लें और उसमें डुबोएं, और फिर धीरे धीरे मुंह से उसको निगलें। अगर जब भी कोई हिचकी वगैरह और कोई दिक्कत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ले करके गटक सकते हैं। उसको पूरे कपड़े को गटका जाता है, थोड़ा सा इतना छोड़ा जाता है, 1 हाथ जितना इतना छोड़ा जाता है, और फिर वो ऐसे करके धीरे धीरे मतलब उसमें नौली क्रिया की जाती है। नौली क्रिया करेंगे तो उससे वो जो पित्त है और जो कफ है वो उसके लिपट जाता है, और करके नौली क्रिया करने के बाद में उससे बाहर निकाला जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर उसका कफ और पित्त है वो बाहर निकल जाता है। हार्ट के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, आमाशय के लिए बहुत ही अच्छा ये धोती क्रिया बहुत ही सुंदर क्रिया है। फिर आपसे जैसे कपालभाति 3 प्रकार की होती है। वातसार नहीं सॉरी वातसार नहीं, कौन सी वो देख, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो व्युत्क्रम और शीतक्रम आपसे नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रम तो उल्टा जैसे मैंने नाक से पानी पी करके मुँह से निकालना, शीतक्रम मतलब मुँह से पानी पी करके नाक से निकालना, ये सबसे नहीं होता, ये नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इसमें वातक्रम आपसे करवाया जा सकता है, और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कि कपालभाति क्या है इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें, और कैसे इसमें बैठा जाता है, कैसे इसमें कौन से किया जाता है। और जैसे मतलब ये धोती क्रिया है, इसमें काकासन में बैठ करके किया जाता है, ये सॉरी मैं भूल चुकी थी इसके बारे में आपको बताना। और ये जो अपनी कपालभाति है, जिस प्रकार से हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी प्रकार से जैसे श्वास को इधर से लिया
पाइनाक से लिया स्वास्थ्य आइनाक से छोड़ा जाए से लिया आइनाक से छोड़ा, इस प्रकार से इसका क्रम आपसे करवा करके पूछा जा सकता है। तो एज अनुलोम विलोम ही है। फिर है आपको मतलब क्या है कि वहाँ एनाटॉमी के सदस्य भी होते हैं, तो एनाटॉमी के बारे में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। एनाटॉमी के जैसे सिस्टम्स हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और अपने हार्ट के बारे में श्वसन तंत्र है, और अपना पाचन तंत्र है, और एक एक्सक्लेटरी सिस्टम, और ये अपना जननांग क्षेत्र है। तो ये जो भी तंत्र हैं 6-7 प्रकार के इतने प्रकार के जो ये हमारे तंत्र हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कोई भी। जैसे पेंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, ये अपने जो भी अंग हैं हमारे शरीर के। अब अंग बताऊंगी तो टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब मैं एनाटॉमी का एक जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी एनाटॉमी के बारे में, प्रत्येक जो तंत्र है उसके बारे में और प्रत्येक अंग के बारे में धीरे धीरे, जो जैसे दांत हैं, अपने जो ये ग्रंथियाँ हैं, जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में जो भी कोई भी पूछा जा सकता है। पूरा एनाटॉमी का अध्ययन आपको करना होगा। फिर आपको मतलब क्या करना होता है, जैसे मतलब चाहे तो जैसे शीर्षासन जिसको आता है करना आता है, तो शीर्षासन के बारे में कुछ मतलब कोई 4 आसन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो जैसे मतलब हार्ड आसन हो, 2-3 आसन हो, या 2 पूछे जा सकते हैं, या 3 पूछे जा सकते हैं। जैसे मयूरासन के बारे में पूछा जा सकता है, शीर्षासन के बारे में पूछा, हलासन के बारे में पूछा, सर्वांगासन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें, इसके कॉन्ट्राइक्टिकेशन पोज बताएं, काउंटर पोज बताएं, कॉन्ट्राइक्टिकेशन बताएं, और इसके बचाव बताएं, इसके प्रिवेंशन मतलब ये बचाव और सावधानियाँ बताएं, लाभ बताएं, इसके बारे में आप पूछा जा सकता है। और इसको पूछ करके आपको ये पूछा जा सकता है कि आप एक लेसन प्लान बनाएं। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, कैसे करेंगे, कैसे, जैसे मतलब आपको सर्वांगासन पूछेंगे, इसके बारे में कोई लेसन प्लान बनाएं तो किस प्रकार से बताएंगे। जैसे अपने वो डेट डालनी होती है, डेट डालेंगे, उस पर वो विषय बताएंगे। विषय बताने के बाद में उसका जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो अब आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और वो विषय अवतरित करेंगे, वहाँ मतलब नोट करेंगे, और उसके बाद में उसका उद्देश्य कथन बताएंगे। फिर उसके बाद में ये उसका क्या मतलब ये जैसे सर्वांगासन बता रहे हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में पहले पूर्व की तैयारी कैसे की जाती है, उसके बाद में सर्वांगासन के बारे में कैसे उसको सूक्ष्म क्रियाएँ करके फिर उसको कैसे किस प्रकार से उसको धीरे धीरे करके उसे सर्वांगासन तक लाया जाता है। जैसे पहले दीवार के सारे करें, इस प्रकार से उसे बताना होता है। फिर उसके बाद में आपको मतलब बताना होता है कि मतलब ये अपना लेसन प्लान हो गया, फिर लास्ट में कैसे जा कर के उसको छोड़ना होता है, और उसके बारे में पूरा लेसन प्लान बताएंगे। फिर आपको मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि योग का क्या अर्थ है और योग की क्या परिभाषाएँ हैं, तो उस डेफिनेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो योग के अर्थ है, योग का अर्थ है मतलब जोड़ना, जुड़ना, जुड़ाना। फिर वैसे समाधि भी बताया जा सकता है, जैसे पतंजलि योग सूत्र वेद व्यास जी के अनुसार। और फिर इसके बारे में मतलब ये अर्थ है, इसकी परिभाषा में बता सकते हैं आप। योग चित्तवृत्ति निरोध, और एक है समत्व योग उच्यते, और एक है कर्म योग कर्म सुकुशलम। इस प्रकार से ये 2 परिभाषाएं गीता के बारे में, गीता के अनुसार, और एक ये अपने योग सूत्र के बारे के अनुसार हम ये 2 परिभाषाएं दे सकते हैं। और इस प्रकार से आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पूरा जो प्लान था, तो इसको ध्यान में रखते हुए मतलब ये अपना एवेलेटर या फिर योग शिक्षक के बारे में, मतलब आप योग शिक्षक के काबिल हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इतना कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप इतना जो मैंने बताया इसके बारे में तैयारी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को अभिनंदन, वंदन।